अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र की करते हैं। आज धामी सरकार सदन में बजट पेश करेगी। दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। करीब 75,000 करोड़ के बजट का यह अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बजट पर वित्त मंत्री का कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और रोजगार परख ये बजट होगा। तो गांव, किसान और साथ ही साथ हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। खेल विभाग से जुड़े सवाल भी यहां पर आएंगे, साथ ही परिवहन से जुड़े सवाल भी यहां पर आएंगे। 75,000 करोड़ के बजट का अनुमान जताया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि हर वर्गों को ध्यान में रखा गया है। रोजगार परख बजट ये बताया जा रहा है वित्त मंत्री की तरफ से, क्योंकि न्यूज 18 ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बजट से जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी उम्मीद है कि आखिरकार धामी सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें जो आम जनता है उसके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और किस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो हमारे उत्तराखंड में रोजगार को हम कैसे बढ़ावा दें, और महिलाओं के लिए हम लोग इसमें प्रावधान कर रहे हैं, युवाओं के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं, और साथ में हम लोग जो हमारे गांव किसान, इस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बजट में कम से कम इतना तो होगा कि जो एक उत्तराखंड का व्यक्ति अपेक्षा रखता है सरकार से, उन अपेक्षाओं को हम इसमें पूरा करेंगे। पूरी तरह से हर वर्ग को, हर क्षेत्र से मेरा मतलब जो हमारे कृषि क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्र, उनको हम इसमें जरूर इसमें फोकस कर रहे हैं। और एक प्रमुख समस्या जो हमारे यहाँ रहती है कि जो हमारे निराश्रित पशु हैं उसके लिए भी इसमें प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसको भी इसमें, उस विषय को भी हम इसमें पहली बार ला रहे हैं। यानी कि अनेकों ऐसे बिंदु होंगे जिसमें हम पहली बार जो है प्रावधान इस बजट में हम लोग करेंगे। यानी रोजगार परख ही बजट होगा। अनेकों क्षेत्रों में हम रोजगार की दृष्टि से हम लोग इसमें प्रावधान कर रहे हैं। बजट पर बोले सीएम धामी, स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस है। सभी वर्गों को लेकर बजट तैयार किया गया है। स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे ये भी कहा गया सीएम की तरफ से। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक हालत बेहतर हुई है। प्रति व्यक्ति आय में 10% की वृद्धि हुई है, ये बात कही गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुनाते हैं आपको। अतिरिक्त देखिए, जहाँ सरकारी रोजगार एक सीमित उसकी संख्या है, सरकारी रोजगार के अतिरिक्त जो स्वरोजगार है हमारा मुख्य रूप से उस पर फोकस रहेगा। हमारे स्टार्टअप ग्रुप रहेंगे, स्वरोजगार की योजनाएं रहेंगी, स्वयं सहायता समूह हैं, अनेकों ऐसे जो छोटे हमारे लघु उद्यमी हैं, छोटा महिला उद्योग करने वाले हैं, उन सभी को हम इसमें प्रोत्साहित करेंगे। मातृशक्ति को, नौजवानों को, सभी को इस बजट से निश्चित रूप से उनका प्रोत्साहन हो। इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान है। बाकी बजट आएगा तो निश्चित रूप से सभी को अच्छा लगेगा। गैरसैंण विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस नेता ने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है और विधानसभा के बाहर जो कांग्रेसी है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस नेता नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कांग्रेस और तमाम उत्तराखंड के लोग बहुत लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। सहयोगी सुनील नौ प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही जानेंगे। सुनील, देखा जा रहा है विधानसभा के बाहर किस तरीके से जो कांग्रेसी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले कह दिया है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आगे क्या अपडेट है अभी?
देखिए, कांग्रेस का एक कल का एजेंडा था कि वो बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा करेगी। कल ये बात स्वीकार भी कर ली गई थी स्पीकर के द्वारा, लेकिन जब हंगामा हो गया तो कल जो तमाम मुद्दे थे उस पर चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस आज एक बार फिर इस मुद्दे को सदन में उठा सकती है। और इससे पहले अभी आप मेरे पीछे देखेंगे, ये विधानसभा की सीढ़ियां हैं। यहीं पर जब अभी कांग्रेस विधायक यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया पोस्टर बैनर के साथ। अभी जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो सभी अपने रूम में चले गए हैं। कांग्रेस एक रणनीति बनाएगी कि कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा, जब पूरा का पूरा विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया पूरे दिन के लिए, उसके बाद वो लगातार गतिरोध बना रहा और इस सस्पेंशन के साथ ही कल की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई थी आज 11 बजे तक के लिए। अब से कुछ देर बाद जब सेशन शुरू होगा तो ये देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है। अभी के जो ताजा हालात हैं, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आज एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर जब प्रश्नकाल शुरू हो तो उससे पहले हंगामा खड़ा कर सकती है, उससे पहले चर्चा की मांग कर सकती है। आज मंत्री रेखा आर्य, जिनके पास खेल विभाग है, जिनके पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है, उनके विभागों से जुड़े सवाल सदन में रखे जाएंगे। इसके साथ साथ मंत्री चंदन रामदास, जिनके पास परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके विभागों से जुड़े सवाल भी आज प्रश्नकाल में उठाए जा सकते हैं। और ठीक 2 बजे जो आज की महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी, बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और ठीक 2 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ वो सदन में जाएंगे, जहां पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, और ये भी देखा जा रहा है कि आज तीसरा दिन है बजट सत्र का, लेकिन पहले दिन से ही कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। तमाम बड़े मुद्दे भी उठाए जा रहे थे और जब आज बजट पेश किया जाएगा 2 बजे, उससे पहले भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को बार बार घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या किसी कांग्रेस नेता से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, कांग्रेस नेताओं से अभी जब प्रदर्शन कर रहे थे, आपने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि उनकी लगातार मांग है कि जो पेपर लीक मामला है उसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए। कांग्रेस शुरू से ये मांग कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि हाईकोर्ट के जज से इसकी पूरी निगरानी कराई जाए, वो भी सरकार ने मान ली थी। हाईकोर्ट की जज की निगरानी में इन तमाम परीक्षाओं की जो जांच है उसके आदेश भी किए जा चुके हैं। अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, यानी कि जो बेरोजगारी के जो तमाम मसला है, जो कांग्रेस का एक मुद्दा था, उसको आज कांग्रेस फिर उठा सकती है। तो ये अनुमान है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर हंगामे के साथ ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। हालांकि प्रश्नकाल भी लगा हुआ है, प्रश्नकाल में इसके चलते व्यवधान भी हो सकता है। तो ये देखना होगा कि अभी कुछ देर बाद 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, कांग्रेस का क्या रुख आज सदन में रहता है। जी बिल्कुल सुनील, ये भी बताइएगा, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी है कि तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपके पास वापस लौटूंगी, सौरभ बहुगुणा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, तो उनको लग रहा है, उनको पता है कि धरती उनके नीचे से खिसक चुकी है। अब वो दिन पे दिन कोई ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिससे युवाओं को भड़का सके, युवाओं को बहका सके। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जब हमने यहाँ पर एक जांच बैठा दी और हाईकोर्ट के जज के द्वारा वो जांच हो रही है, 55 लोगों को जेल भेज दिया गया, हमने कानून, पहली स्टेट है उत्तराखंड जिसने इतना स्ट्रिक्ट कानून खड़ा किया, तो इससे ज़्यादा हम और क्या करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस जांच नहीं चाहती, कांग्रेस ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये एग्जाम्स चल जाएं ताकि युवाओं को भड़काने का मौका मिल जाए। थैंक यू। तो सौरभ बहुगुणा ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और सुनील, आपने भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जांच की जा रही है और पूरी पारदर्शिता से जांच की जा रही है। उसके बाद विपक्ष जो है इसी बात को लेकर हमलावर है। लेकिन अब देखना होगा ये कि अब आगे का एजेंडा विपक्ष की तरफ से क्या रहने वाला है। सुनील, देखिए, विपक्ष का एजेंडा जो भी हो, लेकिन आपने देखा कि कल जितना हंगामा सदन में बरपा, उसके बावजूद भी जो सरकार के तय कार्यक्रम थे, जो तय बिजनेस था, सरकार ने उसको कंप्लीट किया। राज्यपाल का अभिभाषण था, राज्यपाल का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पढ़े गए। करीब 5 से 6 विधायकों ने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। इसके साथ साथ जो अध्यादेश जो टेबल किए जाने थे वो भी टेबल हुए। ठीक आज भी जो मुझे लगता है कि इसी तरह सदन की कार्रवाई चलने वाली है। जो प्रश्नकाल होना है वो प्रश्नकाल चलेगा, भले ही विपक्ष हंगामा करते रहे।
करता रहे, जो कि स्पीकर का रुख था। कल भी तमाम हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चली, क्योंकि 2 बजे बजट पेश होना है, उससे पहले पहले प्रश्नकाल समाप्त होगा। 2 बजे बजट पर सबकी निगरानी रहेगी। ये माना जा रहा है कि करीब 75 से 80 हजार करोड़ रुपए तक का बजट आज सदन में लाया जा सकता है। पिछले बजट की अगर हम बात करें तो करीब 65 हजार करोड़ के आसपास का ये बजट था। आज के बजट से पूरे उत्तराखंड वासियों की नजर है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये बजट सर्वमुखी बजट होगा, समावेशी बजट होगा। इसमें युवाओं से लेकर महिलाओं तक की बात होगी, व्यापारियों और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री से जो हमने बातचीत की थी, हमारे दर्शकों ने सुना भी इस बात को। तो आज देखना होगा कि सरकार का जो बजट है, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक उत्तराखंड को एक चौमुखी विकास की ओर ले जाना है, एक बिल्कुल उत्तराखंड में चौमुखी विकास खड़ा करना है। तो इसकी झलक जो है वो आज इस बजट को जब पेश किया जाएगा उस दौरान देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी है क्योंकि बार बार पेपर लीक का मामला उठाया जा रहा है, सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा चुका है कि पारदर्शी तरीके से इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार युवाओं को बरगलाने की, बहकाने की कोशिश कर रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह भी बात साफ तौर पर कही जा चुकी है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ 2 बजे का है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो विपक्ष का क्या कुछ रुख रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा है और हर तरफ चहल पहल बढ़ी हुई है। पर असल में राजधानी बनने के बाद क्या गैरसैंण में कुछ बदला? क्या लोग गर्मियों की राजधानी में खुश हैं? इन सवालों की पड़ताल न्यूज़ 18 ने की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर चमोली जिले में बसा छोटा सा कस्बा गैरसैंण राज्य आंदोलनकारियों के लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है। पिछले 22 सालों में बेशक ये तय नहीं हो पाया कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां होगी। अलबत्ता मार्च 2020 में कोविड की पहली लहर से कुछ पहले गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बना दिया गया था। पहले कोविड और फिर राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से तब से गैरसैंण सुनसान ही रहा। हालांकि इस बार बजट सत्र की वजह से कुछ चहल पहल जरूर है, लेकिन यहाँ राजधानी जैसी चमक धमक आज भी नहीं दिखाई देती। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के समय अनुकृति की उम्र महज 3 साल थी, पर विकास की तस्वीर इस बच्ची के जहन में साफ है। अनुकृति क्या है, गैरसैंण क्या है? कैपिटल है उत्तराखंड की, समर कैपिटल। अच्छा, आप यहाँ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? छोटी छोटी चीजें आपको क्या चाहिए यहाँ पे गैरसैंण में? गैरसैंण में सबसे पहले तो पानी आना चाहिए। वहाँ पानी की बहुत कमी है, वहाँ नहीं आता है पानी। डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। गैरसैंण एक कस्बे से आगे नहीं बढ़ पाया है। 60 साल के रघुवीर धीमान नेताओं के वादों से तंग आ चुके हैं। वहीं 30 साल की पूजा बड़वाल राजधानी को लेकर साफ राय रखती हैं। कुछ बदलाव नहीं है। बच्चों के लिए भी एजुकेशन यहाँ है नहीं इतना ज्यादा, देहरादून ही जाना पड़ता है। हॉस्पिटल वगैरह भी सब देहरादून ही है। बाकी ज्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं है। बस जब सत्र शुरू होता है तभी 2-4 दिन की चहल पहल रहती है, तभी हमारा भी चलता है। बाकी तो गाड़ी भी देखनी मुश्किल होती है। कुछ नहीं बदला। यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई, तो जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही जो है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हट गए थे, तो वो तो हो गया। वो घोषणा ही में रह गई। यहाँ पर जो है कि विकास के काम जो है किसी भी प्रकार के न कोई विकास कार्य हुई। विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण अचानक बोझ से हाँफने लगता है, तो पर्यटन के नक्शे से भी गर्मियों वाली राजधानी नदारद है। चमोली के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज मानते हैं कि काम होना अभी बाकी है। नहीं, ये बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। मैंने एक प्रपोजल दिया है, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को और मैंने अध्यक्षा जी को भी एक प्रपोजल दिया है। उस प्रपोजल को अगर स्वीकार करती हैं तो उसका और भी डेवलपमेंट होगा। तो निश्चित रूप में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो बनना बहुत जरूरी है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया गया, लेकिन अभी भी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग आज भी यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद 3 साल में भी कुछ गैरसैंण में नहीं हुआ,
ऐसे में स्थायी राजधानी की बात करना बेमानी सा लगता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 गैरसैंण। देहरादून में बंद घर में बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया है और चोर करीब 15 लाख का सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। थाना कैंट के बिंदाल क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तराखंड के लोक पर्व सीधे प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। आज कुमाऊं का लोक पर्व फूलदेई मनाया जा रहा है, जो सदियों से यहां बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऋतु बदलने के साथ ही जीने के तौर तरीके भी बदलते हैं। सर्दियों से गर्मियों की ओर ले जाने वाले मौसम को भी पहाड़ में उत्साह से मनाया जाता है। पर्व चैत्र महीने के पहले दिन मनाई जाती है। इसी दिन से कुमाऊं में भिटोला यानी कि बहन को भेंट देने वाला महीना भी शुरू हो जाता है। फूलदेई बहुत अच्छा त्योहार है, जिसमें हम सभी बच्चे फूल तोड़ के लोगों के घरों में जाते हैं और फूल फेंकते हैं और वो हमें चावल, गुड़, पैसे देते हैं। ये त्योहार हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमें गुड़, चावल और पैसे मिलते हैं और फिर सभी बच्चे मिलके हम लोग पहले शाम को हम लोग फूल वगैरह तोड़ते हैं। फिर उसके दूसरे दिन हम सबकी दहलीज में जाके फूल वगैरह फेंकते। फूलदेई पहाड़ की नन्ही बच्चियों का पर्व है। इस पर्व में बच्चियां टोकरी में फ्यूली, बुरांस, भिटोर, आड़ू, खुबानी, पुलम और मेहल के फूलों को इकट्ठा करती हैं। इन्हीं फूलों से चैत्र के पहले दिन दहलीज को पूजा जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों की टोलियां सुबह से ही गांव और पड़ोस में जाकर गीतों के साथ ऋतु परिवर्तन का संदेश देती हैं। इस त्योहार में हम सब बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और अपने आंगनों से फूल तोड़ते हैं और हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस और अपने घर की जो देलियां हैं उनमें फूल रखते हैं। फूलदेई उत्तराखंड का एक ऐसा लोक पर्व है जो बताता है कि प्रकृति के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है। फूलदेई पर्व भी यही संदेश देता है कि पेड़ पौधे, नदियां, फूल, जानवर और इंसान को प्रकृति ने एक सूत्र में पिरोया है। बागेश्वर से सुष्मिता के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में भी फूलदेई के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे अपनी सुंदर फूलों की टोकरियां को लेकर गांव के हर घर में जा रहे हैं, फूलदेई का त्योहार मना रहे हैं। फूलदेई के दिन बच्चे सुबह सुबह उठकर फ्यूली, बुरांश और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल की टोकरी में सजाया जाता है और फिर टोकरी में फूलों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव में निकलते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के हर घर की देहरी यानी कि मुख्य द्वार पर डालकर उस घर की खुशहाली की कामना करते हैं। जो फूल होते हैं बच्चे इसमें आए जंगलों से बुरांस, फ्योली आदि के फूल लेके आते हैं और घोगा माता, जिसको कि हम अपनी माँ के रूप में मनाते हैं, माँ का रूप इसको दिया गया है और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे बच्चे सुबह उठते हैं और सबकी दहलियों पे जाकर फूल रखते हैं। चैत मास की 1 गते को सभी घरों के सामने फूल डालते हैं। पहाड़ से पलायन कर भले ही कई लोग मैदानी इलाकों में आ बसे हों, लेकिन इन्होंने पहाड़ी त्योहारों को मनाना नहीं छोड़ा है और इसी की बानगी देखने को मिल रही है कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में, जहां बच्चे जमकर फूलदेई खेल रहे हैं। फूलदेई पर नन्हे बच्चों की ये मधुर आवाजें आज कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में गूंज रही हैं। हाथों में सुंदर फूलों से सजी थालियां और टोकरियां लेकर बच्चे पास पड़ोस के घरों में दस्तक दे रहे हैं और मंगल कामना के साथ उनकी दहलीज पर फूल चढ़ा रहे हैं। फागुन जाता है, जब चैत का महीना आता है तो ये फूलदेई करी जाती है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे देहली पूजने के लिए आते हैं
हमारे वहाँ पहाड़ी में ही यो त्यार हुनेर में फूल देई छम्मा देई या कुनी नंतिनन का आशीर्वाद दी जा और नंतिन देई पूजन होने हमेशा यो जब नहीं फागुन जहाँ चाहे तो तब देई पूजन होनी नंतिन यो। फागुन की विदाई, चैत महीने की शुरुआत और रंग बिरंगे बसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति प्रेम का यह त्योहार फूलदेई मनाया जाता है, जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन दहलीज पर फूल चढ़ाने वाले इन बच्चों की झोली भी अनोखे उपहारों से भर जाती है। कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां फूलों से, और अक्षत है, फूल है, जो नए नए फूल हमारे खिलते हैं इस समय, जैसे प्योली है, बुरांस है, उससे घरों घर में जाके उनकी देवी का पूजन करते हैं। और उसका मकसद क्या होता है कि वो उस परिवार को एक तरह से शुभकामनाएं देती हैं, ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य हो रहे। और वो जो परिवार है वो उन बच्चों को उपहार स्वरूप चना, गुड़ और दक्षिणा देते हैं। तो आज हम फूलदेई मना के बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे फूलदेई मनाना चाहिए, इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं और कैसे प्रकृति से जुड़ा जा सकता है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फूलदेई को मनाएं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। ग्रामीण इलाकों में फूलदेई के पहले बच्चे खेती, बागीचों और जंगलों से जंगली फूलों को चुनते हैं, जिसमें पीले पीले रंग की इस प्योली से लेकर सरसों, बुरांच, आड़ू, खुमानी, पूलम जैसे फलों के फूल भी शामिल होते हैं। और फूलदेई के दिन यही फूल पड़ोसियों की दहलीज पर कुछ इस अंदाज में बिखेरे जाते हैं, जो अपने आप में एक अनोखी परंपरा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।